हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल मना आप सभी का रडोफ क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम लोग एक नए हिंदी का एक टॉपिक समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास कहते किसका है। तो समास उसे कहेंगे दो सार्थक शब्दों के मेल से, दो सार्थक शब्दों के मेल से दो सार्थक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। ठीक है, दो सार्थक शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है? समास का निर्माण होता है। दो सार्थक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है और दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। इसे याद रखें। क्या याद रखिएगा? दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है और दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमको ये जानना है कि समास जो है इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, हमको क्या ज़रूरत है इस समास की। तो आपको सब सिर्फ परिभाषा बताएंगे कि दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। लेकिन इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो इसका ज़रूरत पड़ा हिंदी को छोटा करने के लिए। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? हिंदी को छोटा करने के लिए समास का निर्माण हुआ। जैसे अगर हम लिखें लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या हुआ? गणेश जी, गणेश जी, लंबा है जिसका उदर गणेश जी। तो लंबा है जिसका उदर, इतना हमको लिखने का जरूरत पड़ा। लेकिन समास में हम इसको क्या लिखेंगे? लंबोदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है, गणेश, लंबोदर अर्थात गणेश। तो जो हमें लिखना पड़ता था लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उसके स्थान पर हम सिर्फ क्या लिख दें? लंबोदर। तो कह सकते हैं हम कि समास जो है वो हिंदी को छोटा करने के लिए बनाया गया है। समास क्या है? हिंदी को छोटा करने के लिए समास का निर्माण किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, समास के बारे में और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। समास, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस, सम और आस। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान और आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जब दो शब्द एक साथ आकर बैठे तो हम उसको क्या कहेंगे? जब दो शब्द एक साथ आकर बैठे तो हम उसको समास कहेंगे। जब जो दो शब्द एक साथ आकर बैठे तो उसको हम समास कहेंगे। दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। यही इसी को भी कह सकते हैं कि जब दो शब्द एक साथ आकर बैठे तो उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब आगे चलिए। अब हम लोग इसके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। समास, जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? ये परीक्षा में पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त, और संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? कम शब्दों में छोटा। अर्थात हम यहाँ भी कह सकते हैं कि समास का निर्माण किया गया है
छोटा करने के लिए किया है, किसी भी बड़े वाक्य को छोटा करने के लिए किया गया है, समास का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में और हम जानते हैं कि इसका विलोम क्या होता है। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। ये दोनों बातें परीक्षा में पूछी जा चुकी है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। और समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, एक चीज और है, समासों का राजा किसे कहा जाता है? समास का राजा किसे कहा जाता है? पता है? ये बातें कहीं किताब में नहीं मिलेगी। समास का राजा किसे कहा जाता है? तो समास का राजा बहुव्रीहि को कहा जाता है। बहुव्रीहि को कहा जाता है। जो बहुव्रीहि समास है उसे समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है, समास का निर्माण क्यों किया गया है? किसी भी वाक्य को छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए। इसका विलोम क्या होता है? व्यास होता है। और समासों का राजा किसे कहा गया है? बहुव्रीहि को समासों का राजा कहा गया है। अब हम आगे चलते हैं। समास जो है वो पदों के आधार पर, पदों के अनुसार चार भाग में विभक्त है। पदों के अनुसार चार भाग में विभक्त है। या पहले हम जो पढ़ते थे, जो पहले प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते थे, हम चार भाग के बारे में ही पढ़ते थे। समास के चार भेद होते हैं, चार भाग होते हैं, यही हम पढ़ते थे। वो चार भाग कौन कौन थे? वो चार भाग थे अवयवी भाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, तीसरा था द्वंद्व समास, और चौथा था बहुव्रीहि समास। पहले हम कितने भागों में पढ़ते थे? चार भागों में। किसके अनुसार? पदों के अनुसार। कौन कौन? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समासों का राजा किसे कहा जाता है? बहुव्रीहि को कहा जाता है। इतना हो गया। अब हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि आधुनिक समय में हम लोग समासों का अध्ययन कितने भागों में करते हैं। तो ये तो पता हुआ समासों का अध्ययन कितने भागों में करते हैं। हम लोग आधुनिक समय में समासों का अध्ययन 6 भाग में करते हैं। आधुनिक समय में हम लोग समासों का अध्ययन के भाग में करते हैं? 6 भाग में करते हैं। और 6 कौन है? इसके लिए हम एक ट्रिक देते हैं। अब का तो दे द, अब का तो द, अब का तो द। अ से क्या हो गया? अवयवी भाव। अ से क्या हो गया? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास अ से हो गया। ब से क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ब से बहुव्रीहि समास। क से क्रमधारय समास। क से क्रमधारय समास। त से तत्पुरुष समास। त से तत्पुरुष समास। त से तत्पुरुष समास। द से दिगु समास और द से द्वंद्व समास। द से दिगु समास और द से द्वंद्व समास। कौन कौन हो गया? पहला अवयवी भाव समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा दिगु समास। हो गया। इन 6 के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। कौन कौन 6 है? अवयवी भाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और दिगु। अवयवी भाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और दिगु। अब हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले चलते हैं अवयवी भाव समास पर। अवयवी भाव अवयवी भाव समास, इसका परिभाषा क्या होता है? हम इसको परिभाषा एक रूप में नहीं, 4 रूप में देंगे। सबसे पहला परिभाषा होता है कि पहला पद अवयव हो। पहला पद क्या हो? अवयव हो। इसका पहला परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला भाग या पहला पद, हम लोग जानते हैं कि कोई भी समास है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला पद और दूसरा पद, 2 पदों से मिलकर बनता है पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को क्या कहते हैं हम लोग? पहला पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरा पद को उत्तर पद। पहला पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरा पद को कहते हैं उत्तर पद। पहला पूर्व और दूसरा उत्तर पद और पहला पूर्व पद। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद जो है वो अवयव हो, तो अवयव का अवयव क्या है? अवयव है जो लिंग वचन काल के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही अवयव कहलाता है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो पहला पद क्या हो? अवयव हो। जैसे परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दिन, इसको में लिंग के अनुसार भी दिन जो है सब कुछ और नहीं हो जाएगा। वचन के अनुसार कहें तो दिन दिनों नहीं हो जाएगा। ठीक है, काल के अनुसार भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस अवयव किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अवयव कहते हैं। तो पहला परिभाषा क्या हुआ कि जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहेंगे। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा परिभाषा पर। पूर्व पद प्रधान हो। हम जानते हैं पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, इसका पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। जो पहला पद हो वो क्या हो? प्रधान हो। पहला पद प्रधान हो। जैसे कहें राजमाता, तो माता तो आती है, एक साधारण शब्द है, सभी का माता होता है। लेकिन आगे अगर राज लग गया तो अर्थात राजा की माता, मतलब एक सम्राट की माता, तो ये राजमाता हो गया। तो हमको इस प्रधान कौन है? जो आगे है राजा, वो है प्रधान, तो राजा प्रधान हो गया। तो राजा का माता राजमाता, तो हमको क्या समझ में आ गया कि पूर्व पद इसमें प्रधान है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहला परिभाषा क्या था? पहला पद अवयव हो, और दूसरा परिभाषा क्या हुआ कि पूर्व पद प्रधान हो। तीसरा परिभाषा होगा कि उस समास में जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वैसा समास जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे दिनों दिन मतलब कई दिन तक, रातों रात, रात में ही। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है शब्द के, पहले दिन फिर दिन, रात फिर रात, इसमें शब्द के क्या है? पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको परिभाषा दे सकते हैं जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तीसरा क्या दिए? जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो। और चौथा दे सकते हैं हम कि जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हो, उपसर्गों का
प्रयोग हो। उपसर्ग के बारे में तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस पर हम वीडियो आगे डाल देंगे, जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हो। किसको छुड़ाकर, कौन कौन उपसर्ग, 4 गो उपसर्ग है जिसको छुड़ाकर हमको इसको में बात करना है। कौन कौन 4 गो उपसर्ग है? कु, कु, सु, कु, सु, दूर, कु, सु, दूर और दूस। इन चारों को छोड़कर हमको बात करना है। कु, सु, दूर और दूस क्या है? जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। और कौन कौन उपसर्ग को छोड़कर इसको में बात करना है? कु को, सु को, दूर को और दूस को। कु को, सु को, कु को, सु को, दूर को और दूस को। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। कैसे? जैसे बेईमान, बेईमान, बे जो है ये क्या है? उपसर्ग है। जिसका ईमान नहीं है, जिसका ईमान नहीं है, जिसका ईमान बिक चुका है वो बेईमान हो गया, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम यथाशक्ति, यथाशक्ति। या फिर कह सकते हैं बेहया, जिसके पास हया नहीं है, ठीक है। बेहया, ये सब किस में आ जाएगा? जिसमें उपसर्ग के बारे में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वैसा समास जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है कौन सा है? अवयवी भाव समास है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? हमको पूछा जाएगा प्रश्न कि एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन शब्द जो है, कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति कहेगा कि कौन सा समास है। ऑप्शन में दे देगा अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो हमको यहाँ पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? कि शक्ति, शक्ति तो हर जगह पाया जाएगा। शक्ति हम किसी को भी कह सकते हैं। अगर यथा लग गया, आगे क्या लग गया? यथा, तो अर्थात क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा जो है वो क्या हमको बता दिया कि यह क्या कह रहा है? कि शक्ति के अनुसार। या फिर हम कहें यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, तो शीघ्र सब हो गया। और आगे अगर यथा लग गया, यथा क्या हो गया? यथा शीघ्र, अर्थात शीघ्रता से, शीघ्रता के अनुसार, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हो गया मारा मारी, मारा मारी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। मारा मारी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो किसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है? अवयवी भाव समास में होती है। तो इसको हम क्या मारेंगे? अवयवी भाव समास। अब आगे चलते हैं। हाथों हाथ, ये भी आ जाएगा इसी में। रातों रात, दिनों दिन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें आगे वीडियो बनाते रहने की